नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बाग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ज्ञान बाग में आज के पाठ में हम लोग लेकर के आए हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न जो है यह 4 नंबर के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों से पहले ही यह प्रश्न आता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। वैसे क्षेत्र जहां जल अपर्याप्त होते हैं अर्थात बारिश की कमी होती है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। वैसे क्षेत्र जहां जल अपर्याप्त होते हैं अर्थात बारिश की कमी होती है वहां सिंचाई की समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत के अधिकांश सिंचाई वर्ष का जल अथवा बारिश से होता है। उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होती है वहां वर्षा के जल का संरक्षण कर उसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इस संरक्षण जल को खेतों में पानी के फव्वारों अथवा बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है। इसलिए इस विधि को ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था कहा जाता है। जल संरचना क्या है। धरातलीय तथा भूमिगत जल भंडारण में जल की कमी अच्छी हो जाती है। भूमिगत जल का निष्कासन अधिकतम सीमा से ज़्यादा होने से तथा उस अनुपात में उसका पुनः परिपूर्ण नहीं होने से भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भूमिगत जल का परिपूर्ण चर्चा जल से होता है। वर्षा जल के अधिक से अधिक उपयोग और संचयन कर भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में नदियों, तालाबों, गड्ढों आदि में पानी का संचयन करना चाहिए। अब है कूड़े कचरे का पुनर्चलन से आप क्या समझते हैं। पुनर्चलन मतलब रिसाइकल। प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु के टुकड़े आदि कूड़े कचरे का पुनर्चलन आसानी से किया जाता है। उस वस्तुओं को गलाकर नई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। रसोई घर के नम कचरे का पुनर्चलन कर कंपोस्ट बनाते हैं, जो कि खाद का काम करता है, जिसका जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है। कुछ सूखे कचरे का पुनर्चलन कर नई वस्तुएं बनाई जाती है। धातुओं से कचरे को अलग अलग छँटकर पुनर्चलन का संबंधित धातु का सामान बनाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसे कचरों को पुनर्चलन करने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां संचालित है, जो भी कचरा है उसको वह एक तरफ कर देता है और उससे एक नया वस्तु का निर्माण किया जाता है। वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड क्या है। उत्सर्जन मतलब कि उससे जो भी हानिकारक जो गैस निकलते हैं या उसके बारे में है। वाहनों की भारी संख्या और यातायात वाले कुछ शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि पाई जाती है। जैसे दिल्ली तथा कोलकाता के कुछ क्षेत्रों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वाहनों को वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से बताया है। इस कारण से 1989 में केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित कर इस संशोधन में वाहन मालिकों द्वारा धुएं के उत्सर्जन संबंधित नियम अधिसूचना किया गया है तथा अन्य शहरों में ईंधन के दहन से निकले गैसों की मात्रा कमी आई है तथा वायु की गुणवत्ता बढ़ी है, जिससे पर्यावरण पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है। वन एवं वन जीव के संरक्षण के उपायों का उल्लेख करें। वन संपदा या वन की सुरक्षा अग्रलिखित है। वृक्षों का कटाव बंद होना चाहिए। वृक्ष का कटाव अगर बंद होता है तो हम लोग का बहुत सा फायदा होगा। केवल यही वृक्ष काटे जाएं जो सूख जाए, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाए या उसके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्षों को प्रति वर्ष गिनती की जानी चाहिए और वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए। चौथा, वन महोत्सव मनाया जाना चाहिए। नए लगाए गए वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए। पुनर्निर्माण की योजना करना चाहिए और पेड़ पौधे में जो सूखे हुए हैं उसी को काटना चाहिए। वन संपदा के दावानल से बचाने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। वृक्षों को बीमारियों से बचने के लिए रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे कि शिकारियों को प्रतिबंध, वन पशु का शिकार करने पर दंड मिलना चाहिए। आगे है, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। आज भी तेजी से वनों का कटाव जारी है और वनों का कटाव बहुत शुरू से लेकर के अभी तक लगातार चल रहा है, जिससे कि बहुत से पर्यावरण में दूषित हो रहा है। जंगल तेजी करने से मानव को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ों स्थित रेनी ग्राम में इमारतों
लकड़ी के ठेकेदारों के हाथों वनों का विनाश रोकने के लिए स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ों से चिपक कर एक जन आंदोलन किया था। इसी तरह राजस्थान के खेजरी ग्राम में पेड़ों से चिपक कर स्त्रियों के जान देने की घटना के बाद लोगों ने इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया। इस आंदोलन का समर्थन जाने माने समाजसेवी सुंदरलाल बहुगुणी और चंडी प्रसाद भट्टाचार्य जैसे लोगों ने किया था। आगे है जल संसाधन क्यों जरूरी है। जल संसाधन जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण धरातली भूमिगत जल के भंडारों में जल की कमी हो जाती है। इस कारण जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बड़ी आबादी के पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल संचयन आवश्यक है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जल संकट का सामना करना पड़ता है और जल संकट के कारण जलीय जीवों के साथ साथ स्थलीय जीवों पर भी संकट उत्पन्न हो गए हैं। इसे जल संग्रहण एवं संचलन के लिए आगे बढ़कर कार्य करना होगा। बांध से क्या लाभ है। बांध सिंचाई के लिए उपलब्धता को ही बरकरार नहीं रखता है, बल्कि इससे बिजली भी उत्पन्न होती है। सिंचाई के लिए बांध के जल को नहर द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के बड़े बड़े क्षेत्रों को हरित किया है। यद्यपि बांध के जल की सिंचाई व्यवस्था सुधरी है तथा बांध के जल का समता और न्याय का मिश्रण उपयोग होता है, तब बांध से दूर विस्थापित लोगों को बांध का जल नहीं मिल पाता है। कभी कभार बड़े बांध के निर्माण के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश के विवासर परियोजना टिहरी बांध परियोजना एवं सरदार सरोवर बांध परियोजना है। बांध से क्या हानि है। बांध से बहुत अधिक हानि है। बांध के निर्माण के फलस्वरूप हजारों लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में बसना पड़ा है। पर्वतीय क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में बसना पड़ा है, जिससे उसके जीवन शैली में परिवर्तन आता है और उन लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विस्थापितों को जल, लकड़ी, फल अपेक्षाकृत महंगे मिलने लगते हैं, तो सरकार द्वारा समुचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। बांध के टूटने पर आसपास के क्षेत्रों में जल फैलकर भारी तबाही में जाता है, जिससे लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चिपको आंदोलन क्या है। हमें वन के संरक्षण क्यों करना चाहिए। चिपको आंदोलन जो है वह वन के बचाव के लिए यह आंदोलन चला था, जिससे वन को बचाया जा सके। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्न को देखा है। आगे के वीडियो में हम लोग अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।